नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी गोधूली भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जो 3 नंबर एक्सरसाइज है। भारत से हम क्या सीखे। आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, भारत का क्या महत्व है। इन पूरी बात का जानकारी लेंगे। पूरी बात को आपको बताते चलें कि ये 3 नंबर एक्सरसाइज है, भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक हैं मैक्स मुलर। आपको बता दें कि भारत से हम क्या सीखे, इसका हम आप लोग के ट्रिक भी दिए हैं कि भारत से हम क्या सीखे। भारत के मतलब भारत का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इसलिए इसके लेखक हो गए जाएंगे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ऐसा ट्रिक तो हम आपको दिए हैं, वीडियो उसको देख लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पर बताते चलेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, इसकी पूरी बात बताएंगे। और वैसे भी आज लगभग 14 अगस्त है, और 14 अगस्त कल 15 अगस्त यानी कि आपका इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग को भारत के बारे में कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। ये 14 अगस्त को 15 अगस्त की बिल्कुल धमाल मचाना है। और झंडा तोलन जो होगा उसके लिए सब कोई बिल्कुल एकदम समय पर पहुंचिए। जहाँ पे आपके आसपास में अगर झंडा तोलन होता है या स्कूल में, बिल्कुल पहुंचिए, झंडा तोलन का बिल्कुल पूरी तरह से आनंद लीजिए। चलिए हम लोग पूरा शुरुआत करते हैं। एक गोधूली भाग 2 के बुक से हम लोग को पढ़ना है। गोधूली भाग 2 से जो 2 नंबर अति पाठ है, कक्षा 10th के 2024 में मैट्रिक में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए खास करके है। ये संपूर्ण जो है ये बिल्कुल आसान भाषा में एक ही वीडियो में एकदम पूरा निचोड़ मिलने वाला है आपको, तो ये आप लोग जानिए। साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे मैक्स मुलर के बारे में। आपको बताए थे कि भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक का नाम है मैक्स मुलर। क्या नाम है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम क्या है? मैक्स मुलर। याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम है मैक्स मुलर। बात जानेंगे अगर पूरी तरह से कि मैक्स मुलर के पूरे जीवनी के संक्षिप्त जानकारी अगर हम लोग जानेंगे तो इनके जीवनी का पूरी संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म का स्थान जानेंगे तो डेसाउ नाम का एक शहर है, वो वहीं पे हुआ था, जर्मनी में। इनका जन्म जर्मनी में डेसाउ नाम के शहर में हुआ था, यानी डेसाउ जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात किया जाए कि निधन कब हुआ है, तो 28 अक्टूबर 1900, यानी कि पूरे 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इनके पिताजी का नाम अगर जाने तो इनका पिताजी का नाम क्या है कि विलहेलर। क्या? विलहेलम मुलर। क्या नाम है? विलहेलम मुलर। इनके माताजी का नाम एडेल्स हेल्ड मुलर। क्या है? एडेल हेड मुलर। एडेल हेड मुलर नाम है। विशेष जानकारी की अगर बात इनके करें तो इनके पिताजी का जो मृत्यु है वो ये बचपन में ही इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। पता है कि जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का निधन हो गया था, इनके पिताजी डेथ कर गए थे। जब ये 4 वर्ष में, यानी कि इनके बचपन के दिन में ही, ये 4 साल के थे, तब इनके पिताजी डेथ कर गए थे। एक कुछ विशेष जानकारी है, इसको याद रखिएगा। साथ में हम लोग जानेंगे इनके स्कूली शिक्षा के बारे में। उसके बाद हाई स्कूल में गए तो क्या क्या हुआ, इन सारी बात हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्कूली शिक्षा, यानी प्राथमिक, यानी जो प्राइमरी होता है, जो प्राथमिक शिक्षा इनका कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और किस चीज में उनको ज्यादा अथी था, यानी फेवरेट इनका रहा है। कहता है कि बचपन में ही वे संगीत में बहुत ज्यादा, संगीत के अतिरिक्त वे इनका जो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में बहुत ही ज्यादा निपुण थे, यानी कि फेवरेट रहा है। संगीत जो रहा है, साथ में संगीत के साथ साथ ग्रीक और लैटिन भाषा इनका फेवरेट रहा है, और इनमें बहुत ज्यादा निपुण प्रसिद्धियां हासिल की। उनके साथ में इन्होंने लैटिन भाषा में कविताएं भी उस समय लिखना शुरू कर दिए थे, यानी कि प्राथमिक यानी स्कूली शिक्षा में ही, यानी कि 8 क्लास से पहले ही इन्होंने स्कूली शिक्षा में ही क्या कर दिए थे, लैटिन भाषा में इन्होंने कविताएं भी लिखना चालू कर दिए थे, यानी कि स्कूल के टाइम में। उसके बाद जब कॉलेज गए, यानी उच्च शिक्षा के लिए, तो 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर जो है वो लिपिंज विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन करना आरंभ कर दिए थे। 18 साल की उम्र में मैक्स मुलर लिपिंज विश्वविद्यालय जो है वहां पर क्या करना शुरू कर दिए थे, ये अध्ययन शुरू कर दिए थे संस्कृत से। आगे हम लोग जानेंगे उपलब्धियां के बारे में कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की। तो हितोपदेश का जर्मनी भाषा में, हितोपदेश नाम का एक कथी है बुक, उसको जर्मनी भाषा में अनुवाद किए थे, ये प्रकाशित करवाए थे, अनुवाद करके और प्रकाशित करवाए। इसके साथ ही कंठ में और केन आदि उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किए। ये हिंदी की, इंडिया का जो है क्या, कंठ और केन, जिसको हम लोग जनवरी
जर्मनी में उन्होंने अनुवाद किए, ट्रांसलेट किए थे। उसके बाद कालिदास द्वारा लिखा हुआ जितने जो अथी था, मेघदूत जो नाम का एक पुस्तक है, उसको जर्मनी भाषा में अनुवाद किए, पदानुवाद यानी कि पद के अनुवाद में अनुवाद किए थे, ट्रांसलेट किए। क्लियर। आगे अगर हम लोग जानेंगे इनके बारे में, देखिए इनका सम्मान और उपाधियां क्या होता है, सम्मान और उपाधियां, यानी उनको सम्मान क्या मिला और उपाधि क्या मिला, यानी कि उपनाम वगैरह इनको कुछ मिला था जिनको इन्होंने अथी अस्वीकार कर दिया, लेकिन उपनाम मिला, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सम्मान और उपाधियां के बारे में जानेंगे तो स्वामी विवेकानंद के ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। स्वामी विवेकानंद जो हैं हमारे पूरे देश के, जिनको हम लोग पूजते हैं, आज इतने महान काम कुछ किए और धर्म के आधार पे सभी को सुधारे और कुछ कुछ शिक्षा दिए थे, कुछ कुछ बात बताए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है एक ऋषि मुनि की तरह भी आप कह सकते हैं कि ये एक ऋषि मुनि थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहे थे। क्या बोले थे? वेदांतियों का वेदांती। उसके बाद मैक्स मुलर के प्रकांड कहता है पांडित्य से, प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर के सम्राज्ञी मतलब होता है, एक होता है सम्राट और एक होता है सम्राज्ञी। सम्राट मतलब राजा महाराजा कह सकते हैं, सम्राज्ञी मतलब होता है महारानी, आप कह सकते हैं महारानी। कहता है इसी बात से प्रभावित होकर के ये महारानी कौन, विक्टोरिया जो है, ये उन्होंने ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना किए और तुलना करके यानी आदि तुलना में विषयों पर उन्होंने व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किए थे अपने देश में। यानी कि आपको बता दें कि महारानी विक्टोरिया जो है ये इंग्लैंड की महारानी हैं, ये थी। कौन? महारानी विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की महारानी थी और वहां पे संस्कृत भाषा के, कौन भाषा के? संस्कृत भाषा के, और वो भी में ऋग्वेद और संस्कृत भाषा, ऋग्वेद और संस्कृत भाषा के साथ साथ यूरोपियन भाषा को भी इन्होंने बहुत ज्यादा अथी किए थे। तो यूरोपियन भाषा के आदि के विषय में व्याख्या करने के लिए उन्होंने अपने देश में आमंत्रित किए थे भाषण देने के लिए। उनके भाषण से प्रभावित हुए, यानी उनके भाषण जो दिए वहाँ पे, तो उस भाषण से प्रभावित होकर के, खुश होकर के, और महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें क्या की उपाधि दी? नाइट की उपाधि दी। परंतु मैक्स मुलर ने उसे उपाधि को अस्वीकार किया, यानी लेने से, अस्वीकार करने से मना कर दिए कि ये नाइट की उपाधि मुझे नहीं चाहिए, और नाइट की उपाधि लेने से मना कर दिए थे, यानी कि अस्वीकार कर दिया था। साथ में इनके व्याख्या की व्यक्ति विशेष के बारे में जानेंगे कि व्यक्ति विशेष इनका क्या है। तो मैक्स मुलर भारत भक्त थे, यानी भारत से उनको बहुत ज्यादा प्रेम था, भारत के भक्ति करते थे, यानी भारत का भक्त थे। साथ में संस्कृतानुरागी यानी संस्कृत में बहुत ज्यादा अनुरागी थे। उसके साथ में वेद के प्रति अगाध उनको प्रेम था, निष्ठा था, यानी कि आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। और उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे, यानी कि थोड़े से विद्वानों में भी वो अग्रणी मतलब आगे रहते थे। यानी कि विद्वानी की अगर बात किया जाए तो उसमें भी मैक्स मुलर को आगे रखा जाता था, यानी कि मैक्स मुलर विद्वान में भी आते थे, अग्रणी माने जाते थे। साथ में उन्होंने वैदिक ज्ञान, तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता के मूल स्रोत माना है। वैदिक ज्ञान जो है उस तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। आगे अगर हम लोग जाने कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है मैक्स मुलर का, तो प्रमुख रचनाएं इनके जानेंगे कि देखिए मैक्स मुलर जो हितोपदेश नाम का जो बुक है, जो जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, वो उन्होंने किया, अनुवाद करके प्रकाशित करवाए थे। और साथ ही कंठ और केन उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किए। साथ में कालिदास द्वारा जो लिखा हुआ मेघदूत था, इसको भी जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। साथ में ये हिंदी का चीज था जो इंडिया से लेकर गए थे अपने भाषा में जर्मन में, यानी कि क्या किए, अनुवाद करके प्रकाशित किए थे। तो इतना ही किए थे। साथ में वो अपने देश का भी कुछ कविता कहानी लिखे थे, और उनका देश उनके देश में इसमें चर्चा नहीं है। साथ में हम जानेंगे इसका पाठ परिचय के बारे में, इस कहानी का, कि भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए कहता है कि प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे। प्रस्तुत पाठ में भारत से हम क्या सीखे? भारतीय सेवा हेतु चयनित, यानी कि चुना हुआ युवाओं के लिए ये अंग्रेज अधिकारी, युवा जो अंग्रेज अधिकारी हैं
उनके आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों में श्रृंखला से एक कहानी कड़ी लिया गया है। आपको बता दें कि ये भारत में जो आए हुए विदेशी थे, ये अंग्रेजी अधिकारी थे, उनके ऊपर भाषण कुछ लिखा हुआ था और उसी भाषण को अनुवाद किया गया है हिंदी में। ये अनुवादक जो हैं, इनका अनुवादक यानी भाषांतर यानी भाषा अंतर यानी भाषा को रूपांतरित जो अनुवाद किए हैं, उनका नाम है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी इनका नाम है। यानी ये जानेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। ये भारतीय सेवा हेतु, भारत को सेवा करने के लिए जो युवा अंग्रेज अधिकारी बने थे, आगमन होकर के आए थे संबोधित करने के लिए, उनको एक भाषण देना था, उनके लिए भाषण किया गया था। यानी ये श्रृंखला कड़ी है ना। कहता कि प्रथम भाषण में यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है कि भाषण का भाषांतर यानी भाषण का जो अंतर अनुवाद करने हैं, उनका नाम है क्या, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में क्या नवांगुतुक अधिकारियों को बताया है। विश्व है जो भारत की सभ्यता से बहुत ही कुछ सीखती है। विश्व, पूरे दुनिया भारत के सभ्यता से, संस्कृति से बहुत कुछ क्या करती है, सीखती है तथा ग्रहण करती है, कुछ लेती है। कहता है कि यह एक विलक्षण देश है। भारत जो है एक विलक्षण देश है। भारत से अगर कोई चीज सीखता है तो पूरे दुनिया को फायदा ही फायदा होता है। विलक्षण देश है ना। आगे कहता है कि इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। किसने कहा है, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर अपने भाषण में लिखे हैं, अपने इस कहानी में, बुक में लिखे हैं कि भारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भारत से बहुत कुछ क्या कर सकता है, सीखा जा सकता है। किससे, सभ्यता और संस्कृति से। भारत के संस्कृति और सभ्यता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी जो आने वाले जो नई पीढ़ी, जो बच्चे हैं आजकल के, ये जब जवान हो गए, ये नई पीढ़ी है और ये नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि महत्ता के बारे में जो प्रमाणिक ज्ञान होता है उसको प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। यानी कि आजकल के जो नए जनरेशन के जितने लोग हैं, वो पुराने वाले जनरेशन यानी पुराने संस्कृति सभ्यता से जो लिखे हुए ग्रंथ वगैरह सबसे जानकारी प्राप्त करके आप पुराने वाले जो हमारी संस्कृति और सभ्यता था उसको आज भी कायम रख सकता है। आज के जो नया युवा पीढ़ी है वो इनके बारे में बोलते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे सारांश के बारे में। सारांश इसके में क्या है, यानी सारांश आपको छोटा करके रूप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जानेंगे इसमें कि पाठ के बारे में, कि पाठ का सारांश है। इसमें कहता है कि प्रस्तुत पाठ, क्या कहता है, प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे। प्रस्तुत पाठ में कहता है भारत से हम क्या सीखे। ये महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मुलर, कहता महान चिंतक यानी कि साहित्य के दुनिया में महान चिंतक यानी बहुत ज्यादा चिंतन करते हुए, और एक क्या है, साहित्यकार हैं जो मैक्स मुलर है। कौन है, मैक्स मुलर। यानी भारत से हम क्या सीखे, इसको लेखक कौन है, साहित्यकार मैक्स मुलर है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा लिखा हुआ ये आपका कहानी है ना। कहता कि इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इसमें लेखक भारत के विशेषताओं पर, भारत के बारे में जो जो विशेषता है, इन सारी बात बताए हैं भारत का, कि भारत में क्या है, जो कहाँ है, वो हमारे लिए अच्छा है, बढ़िया है, क्या नहीं है, भारत का दर्शन आखिर है, जो इंडिया का दर्शन यहाँ पर कहाँ होता है, इन सभी बातों को बारे में बताया है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है, ये लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपन्न, सर्वविध संपदा यानी कि सर्व में तो सभी विधनों से, सभी चीजों से वो संपदा है, यानी कि संपदा प्राकृतिक सौंदर्य है, यानी सभी चीजों से यहाँ परिपूर्ण है और प्राकृतिक सौंदर्य है। कहता है प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण, यानी सब चीज से भरा हुआ है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य में कोई ऐसा कमी नहीं है जो भारत देश में नहीं पाया जाता। प्राकृतिक सौंदर्य में कोई ऐसा कमी नहीं जो भारत देश में नहीं पाया जाता है, यानी भारत देश में जो पाया जाता है जो विदेशों में तक नहीं पाया जाता है, यानी भारत में पाया जाता है। भूत और मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर एक स्वर्ग का एक छटा जो देखने को मिलती है वो भारत में ही मिलती है। पूरे पृथ्वी पे यानी पूरे धरती पे स्वर्ग का जो अगर एक टुकड़ा अगर मिले, छटा मतलब होता है टुकड़ा, यानी स्वर्ग का एक टुकड़ा अगर दिखाई दे तो वो कहाँ दिखाई देता है, ये भारत देश में ही दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, भारत देश में ही देखने को मिलता है। कहता कि प्लेटो और कांट जैसे जो दार्शनिक भारत में घूमने के लिए आए थे, विदेशी यात्री प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक जो भारत में आए तो भारत के महत्व को
हर्ष स्वीकारा, यानी कि खुशी खुशी स्वीकार किए कि नहीं, सचमुच में भारत इतना बड़ा, इतना महान देश है, यहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ तक कि यूनान के जो दार्शनिक है, यूनान से जो यहाँ पर देखने के लिए आए, वो भी रोम से, उसके बाद सेमेस्टिक जाति के यहूदी जो है, उन सभी का विचारधारा में, उन सभी का विचार में यही साबित हुआ है कि सदा अवगहन करते रहे हैं कि यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं परिपूर्ण मानवता, विश्वव्यापी यानी कि पूरे दुनिया में ये व्यापी करने वाला परिपूर्ण यानी सब चीज से परिपूर्ण मानवता जो है वो कहाँ है, वो भारत देश में है। कहता है कि भारत देश में, यानी कहता है कि भारत के विकास, यानी भारत के विकास का ज्ञान, पूरे दुनिया का जो विकास का ज्ञान है वो भारतीय साहित्य में ही मिला है। भारत यानी पूरे दो देश का जो विकास के बारे में जो मिला है, ये भारतीय ज्ञान से, भारतीय जो साहित्य से ही मिला है। भारतीय साहित्य का जो ज्ञान होता है यही से मिला है आपका पूरा चीज, कि भारतीय साहित्य से। कहता है कि लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही संभव है। लेखक के अनुसार, लेखक कहता है कि भारत का अगर सच्चे भारत का अगर दर्शन करना चाहते हैं तो भारत में चले जाइए, गांव में अगर जाइएगा तो सच्चे भारत का आपको दर्शन हो जाएगा। यानी गांव में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, गांव में। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहता है और इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो गाँव में है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ है, गाँव में, ना कि कलकत्ता मुंबई जैसे शहरों में। भारत का जो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, गांव में होता है, ना कि कलकत्ता मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में। यहाँ प्रकृति सुषमा है। प्रकृति क्या है, सुषमा है। प्रकृति है, बहुत ही सुंदर है। खनिज का भंडार यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कृषि का महत्व भी यहाँ पर दिया जाता है, यानी भारत में कृषि का महत्व बहुत ज्यादा है, यानी सबसे अपर में आता है। साथ में यह तपस्वियों की साधना भूमि है। तपस्वियों यानी ऋषि मुनि जो साधना करने आते हैं, उन ऋषि मुनियों का साधना भूमि जो है भारत देश में ही मिलता है। भारत है जो साधना भूमि में भी सबसे अपर है, सबसे ऊपर में आता है। उनके बाद जन्मभूमि कर्म भूमि रही है। किसका, ये रहा है जन्मभूमि कर्म भूमि जो रही है बुद्ध भगवान और तपस्वियों, जो महान तपस्वी है, उनका एक कर्म भूमि और जन्मभूमि के रूप में भी रहा है। यहाँ तक कि जो राम कृष्ण जैसे महान यानी भगवान को हम लोग जानते हैं, इनका भी जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में ही हुआ है। हम लोग जानेंगे कि भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। भारत में अनेक विदेशी यानी दुनिया में जो सिक्का चला वो भारत देश में उसका कुछ न कुछ अंश यहाँ पर मिला। यानी आज भी अगर खोजते हैं, आज की बात करते हैं वर्तमान समय में, तो ये भी हमारे भारत के जो अति संग्रहालय है वहां पर अगर जाकर देखेंगे तो विदेशी सिक्का, और वो भी आज की नहीं, हजारों साल पहले की अगर सिक्का बात किया जाए तो हजारों साल पहले का भी सिक्का आज हमारे संग्रहालय में मौजूद मिलता है। तो वही कहता है कि भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। कहता है कि ईरानी, केरियन, साथ में थ्रेसियन और पार्थियन, यूनानी और मैकेडेलियन, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासक के जो सिक्का है वो भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिले थे। और आज भी आपको बता दें कि कुछ मात्रा से तो कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ जो है अभी भी संग्रहालय में आपको मिल जाएगा। आगे अगर बात किया जाए कि दैवत विज्ञान, कहावत, कहता है कि दैवत विज्ञान कहावतों में ये सबसे आगे रहा है। भारत में कहावत बहुत ज्यादा चलता है, दैवत विज्ञान चलता है। कथाओं का महासागर रूप है भारत में, कथा का महासागर रूप, यानी कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी इतना ज्यादा यहाँ पर निकलता है। यहाँ तो पहले जो था ही था, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो कहते थे, कहानी दादी कहती थी, नानी वगैरह कहती थी, वो हम लोग को कहकर सुनाती थी, वो तो सुनाती ही थी, साथ में लिखने वालों की संख्या भी इतना ज्यादा है कि कहानी यानी पूरे दुनिया में जितना कहानी नहीं होता है उतना कहानी यहाँ से अकेले निकल जाता है। अभी भी देखिएगा कि मूवी वगैरह अगर निकलता है अगर कहानी का, तो आपको जितना पूरे देश में निकलता है शायद उससे के बराबर देने वाला पूरे देश का टक्कर अकेले भारत है जो मूवी देने वाला में आ जाए। अब बिहार में देख लीजिए, बिहार में साल भर में लगभग 20-25 को 30 को मूवी निकल जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पूरे देश में भारत जो है ये कहानियों में भी क्या है, महासागर है। कहता है कि महासागर का रूप भारत में ही देखने को मिलता है। कहता है कि शब्द निर्माण मतलब शब्द का जो निर्माण होता है ये भी भारत में, बृहद शब्द का भंडार भारत के पास चिरकाल से भी, यानी कि पुराने समय से ही यहाँ पर विद्यमान है ना। आगे कहता है कि विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र, विधि शास्त्र साथ में धर्म शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र का भी जड़ भारत में ही मौजूद है। यानी कि राजनीतिक शास्त्र में आप चले जाइए, धर्म शास्त्र में चले जाइए, विधि शास्त्र में, कोई शास्त्र में आप चले जाइए, कोई भी और चले जाइए, कोई भी सीख लेने के लिए, तो उसका जड़ जो है भारत में ही आपको मिलेगा।
भारतीय वाङ्मय और संस्कृति का जो महत्व है ये भी विदेशी स्वीकार करते हैं कि भारत में ही है। क्या संस्कृत और वाङ्मय का जड़ जो है कहाँ मिलता है? भारत में ही आज भी है, से विदेशी भी स्वीकार करते हैं। साथ में संस्कृत का संबंध लैटिन से है। संस्कृत का संबंध किससे है? लैटिन भाषा से। और इस प्रकार संस्कृत, लैटिन और ग्रीक ये तीन भाषाएं हैं जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध आते हैं, संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषा। और ये तीनों एक प्रकार के एक ही है, तीनों की उत्पत्ति यानी कि एक ही, यानी कि कहता है कि तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थान की है, एक ही उद्गम स्थल की, यानी कि इंडिया से ही उसका हुआ है। कहता कि हिंदू और ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता का बीज छिपे हुए हैं। हम लोग अलग अलग जाति के, और इंडिया में अलग अलग जाति होते हुए भर में इतना सारा जाति है कि अलग अलग जाति होते हुए भर में भी एक ही तरह से हम लोग दिखते हैं कि एक हिंदुस्तानी, हिंदू परिवार के हिंदुस्तान है जो एक ही की तरह एकता के भाव में रहता है। क्लियर? आगे अगर हम लोग जाने कि भारत जो है ये भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थान है। भारत जो है ये विद्या के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, धर्म दर्शन के क्षेत्र में भी एक उद्गम स्थान है, यानी यहीं से उत्पत्ति हुआ है ना। कहता कि पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से अवलोकित किया था। कहता कि पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को बुद्ध भगवान जो हैं अकेले अपने विचारों से अवलोकित कर दिए, सबको राह दिखाए थे। इस प्रकार भारतीय सभ्यता संस्कृति, इस प्रकार भारतीय सभ्यता संस्कृति और ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण करना आवश्यक है। जिसको जिसको अगर लगता है कि हमें सभ्यता की जानकारी अगर हो, सभ्यता हम देखना चाहते हैं, वो भी भारत देखने के लिए एक बार जरूर पधारिए। अगर दर्शन करना तो एक बार भारत में जरूर आइए। साथ में संस्कृति का ज्ञान, अगर भी ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, सुंदरता अगर आपको चाहिए कि नहीं, हमको ज्ञान विज्ञान में अपना ज्ञान प्रसार करना है, प्रकृति सुंदरता को बढ़िया से देखना है, भाषा के बारे में अगर जानकारी लेना है, तो सारे चीज का आपको अगर देखना है या विशेष जानकारी अगर प्राप्त करना है, आप अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, दुनिया का कोई ऐसा फील्ड में, चाहे डॉक्टरी लाइन में चले, इंजीनियरिंग लाइन में चले, किसी लाइन में अगर चले जाते हैं और अगर भारत को ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार भारत को भ्रमण करना आवश्यक आपके लिए है। भारत का एक बार दर्शन कीजिए, भारत एक बार आकर घूमिए और आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। आपको ज्ञान बिल्कुल वृद्धि होगा ही तो होगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग जानेंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक देखिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तरह से क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। एक वारन हेस्टिंग नाम का एक क्या थे, ये अंग्रेज था जो हमारे देश में, जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय की बात है। कहता कि वारन हेस्टिंग जब भारत आए थे और भारत का एक गवर्नर जनरल था, भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था, तब उसे वाराणसी के पास में 172 दारिस नाम का सोने का सिक्का मिला था। कहता है कि वारन हेस्टिंग जब भारत में गवर्नर जनरल था तब उसे वाराणसी के पास में 172 दारिस नाम का सोने का सिक्का कुछ मिला था, और एक सोने का सिक्का से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। क्या मिला था? एक घड़ा मिला था। वारन हेस्टिंग ने अपने उस सिक्के को अपने देश में भेज दिया था, अपने मालिकों के पास में भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? अपने देश, यानी अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को निदेशक मंडल की सेवा में भेज दिया था कि हमारे देश में जाएगा तो इसका कुछ नाम होगा, इसको संग्रह करके रखा जाएगा। लेकिन कंपनी के निदेशक ने उन सोने के जो सिक्के था उसको महत्व को नहीं समझ पाए, उस सोने के सिक्के का महत्व को नहीं समझ पाया, और सोने के सिक्के का महत्व नहीं समझने के कारण क्या हो गया कि उन्होंने उस सिक्के को, मुद्राओं को गला डाला और सोना के सोना निकाल दिया, यानी सिक्कों को गला करके सोना के रूप में ढाल दिया, यानी कि एक बिस्किट वगैरह सोना का जो बनता है उस तरह से कर दिया, यानी कि उस सोने के सिक्के को गला डाले। जब वारन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा, वारन हेस्टिंग जब भारत से इंग्लैंड अपने देश में गया, तब वहां पर देख रहा है कि वह सिक्का जो है वो नष्ट हो चुका है, वो सिक्का जो है क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और कहता है कि वारन हेस्टिंग को इस दुर्घटना पर बहुत अफसोस हुआ। जब पता चला कि ये नष्ट हो चुका है तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ वारन हेस्टिंग को कि इस सोने के सिक्का का में इतना खूबी हम देखे थे, और ये इतना प्राचीन काल का सोने का सिक्का है और इतना खूबी था, इसको इस सब समझा नहीं और इसको गला दिया। कहता कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए थे। कहता है कि कंपनी के जो निदेशक थे वो निवेशक ने उस सिक्के के ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाए थे, और इसीलिए उसको बिल्कुल अनजाने में उस सिक्कों को गला करके और नष्ट करवा दिया था, और ये दुर्घटना घट गई। तथा वारन हेस्टिंग उन सिक्कों के महत्व का ऐतिहासिकता को समझते थे। वारन हेस्टिंग है उन सिक्कों के ऐतिहासिक सिक्के जो है 172 नामक दारिस नामक जो सिक्के का है उसके बारे में वो जानता था, इसीलिए कंपनी के
निदेशक की नासमझी के कारण वारेन हेस्टिंग बहुत दुखी रहे कि कंपनी के जो निदेशक है उसका नासमझी, वो समझ नहीं पाया, जिसके वजह से ये वारेन हेस्टिंग है जो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। अंत में लेखक ने अपने हार्दिक उदार प्रकट करते हैं। पता है कि अंत में लेखक है अपने हार्दिक यानी कि अंदर से एकदम खुशी से वो अपना हार्दिक अति प्रकट करता है, उदार प्रकट करता है, करते हुए कहते हैं कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य जो है संपन्नता को क्या करता है, जानने के लिए अभी ना जाने कितने स्वप्न दर्शनियों, कहता है कितने स्वप्न दर्शनियों का आवश्यकता है। यानी कि जो भारत को दर्शन करना चाहते हैं, जो भारत के बारे में अगर जानकारी लेना चाहता है, जो सपना देखते हैं कि भारत में जाएं, उन सभी दार्शनिकों को यहाँ पर आना आवश्यक है। उन सभी दार्शनिकों की आवश्यक है कि भारत देश में एक बार घूमे। पता है कि सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा, जब सर जोन्स जो है सूर्य को अरब सागर में डूबते हुए देखे, तब उनको पता चला कि उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर, यानी उनको लगा कि इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां और उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। जब वो देख रहे थे तब लगा उसको कि ये जब डूब रहा है तो कहाँ डूब रहा है, ये इंडिया में डूब रहा है, इंडिया में डूब रहा है, इंडिया को ये स्पर्श कर रहा है सूर्य। और उसको पता चला कि इंडिया को स्पर्श कर रहा है, इंडिया एक महान चीज है, तभी तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, जो सूर्य भी है जो इंडिया को स्पर्श कर रहा है। जब उधर से देखता है ना इंग्लैंड से, तब उनको पता चलता है कि अरब सागर में डूबा तो हमारा देश थोड़ा सा अरब सागर के नजदीक में है, बगल में है, यानी कि जिसकी वजह से उसको लगा कि इंडिया को स्पर्श करता है। और इस हिसाब से उनको लगा कि अरब सागर के ये जो शीतल मंद हवा जो है, इसी के झोंका उसे झुझला रहे थे, और उनको भी लगा कि नहीं इंडिया में हमको जाना चाहिए। कहता है कि इस प्रकार सर विलियम्स ने कलकत्ता पहुंचे, और पहुंचने के बाद में पूर्वी देश इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए, एक से बढ़कर एक क्या किए, शानदार कार्य किए। और ऐसा नहीं कि हिंदू गंगा और सिंधु नदी है उन सभी के जो मैदान है वहां पर कुछ काम नहीं किए। कहता है यह सोचना निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु नदी है, सिंधु नदी इसके मैदान में जो तो भाग आता है वहां पर खोज करने के लिए कुछ शेष बचा, कुछ शेष नहीं बचा, वहां पर भी बहुत कुछ है जो खोज करने के लिए भी काफी है, और बहुत कुछ खोज हो चुका भी। और खोज अगर करे तो इंडिया में ऐसे ऐसे चीज है जो पूरे दुनिया में आज तक नहीं मिला है और ना ही शायद होगा। इंडिया एक ऐसा महान है। चलिए इतना ही है, इतना के साथ साथ हम लोग को अधिक करना है यानी खत्म। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आगे आएगा, यानी कि पार्ट 2 आएगा जिसमें लघुतरीय और अति लघुतरीय, और जो क्वेश्चन मिलेगा वो लघुतरीय और अति लघुतरीय हो, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन आपको फाइनल हो जाएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 में। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। साथ में कल का जो 15 अगस्त है उसको में एकदम दिल खोल करके खूब जिलेबी खाइए। राष्ट्रीय त्यौहार हमारा है तो उसको त्यौहार मनाना बिल्कुल ना भूलें। खास करके आप लोग को ये बात बोलेंगे कि ये त्यौहार में अच्छे से एक प्रण लीजिए कि अपने देश के लिए कुछ करना है, बस। थैंक यू। और 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को लिए ये कहेंगे कि हमारे त्यौहार है तो इस त्यौहार में 2024 में एग्जाम देने के लिए एकदम बड़ी अच्छे से और कड़ी मेहनत करें, ताकि अगले बार जो आए तो उसमें डायरेक्टली 11th में हम लोग दिखाई दें, ना कि 10th में ही पहुँचे। थैंक यू।